हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये जो रूसी क्रांति है ये दूसरी क्रांति थी जो लोगों ने करी थी पूरे विश्व में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वह कौन सी विचारधारा जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो समाजवादी विचारधारा है। उदारवादी किसे कहा जाता है? उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति की मात्र के अधिकारों की रक्षा की पक्षधर थे। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों? तो वह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। वह ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो किसी निजी संपत्ति रखने के विरोधी थे और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। फिर समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देती हैं। फिर रेडिकल समूह की क्या विचारधारा थी? तो वह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के प्राप्त को किसी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के भी खिलाफ थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही बहुत सारी ज़मीन हो। रूढ़िवादी रूप में रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? तो रूढ़िवादी चाहते थे कि तबका रेडिकल उदारवादी यानी लिबरल्स दोनों के खिलाफ ही थे। वह बदलाव तो चाहते थे, पर बदलाव धीरे धीरे हो, धीमी प्रक्रिया चाहते थे। वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान भी किया जाए, यानी अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए। फिर अब प्रश्न आपका, रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं क्या थी? तो कुछ प्रमुख विचारधाराएं थी। वह निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। वह संपत्ति के नीचे स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहल कदमी में बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जाते थे। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वह चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। फिर अब प्रश्न, रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। तो वही हमने पढ़ा अभी, सभी धर्मों को बराबर और सम्मान और जगह मिले। सरकार के व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों के अवसरों पर प्रभाव में मुक्त और सुरक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। फिर प्रश्न है, समाजवादियों ने अपने प्रयासों में सम्मेलन लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम से संस्था बनाई? तो उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल यानी सेकेंड इंटरनेशनल नाम से एक संस्था चलाई थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यस्थिति के सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? तो उन्होंने संगठन बनाना शुरू किया, अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाए, काम से घंटे में कमी तथा मतभेद के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाए? कारण दीजिए। तो संसद में राजनीति के अनेक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में ही अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल इसलिए नहीं पाए क्योंकि सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा था। फिर है प्रश्न, किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया? तो वह अक्टूबर क्रांति थी जिससे रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ, यानी ख़त्म हो गई,
और 1917 के ही अक्टूबर में मिथित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो वहाँ जो विक्षिप्त घटनाएं हुई थी उन्हें अक्टूबर क्रांति कहा है। निरकुश राजशाही किसे कहते हैं? तो ऐसा शासन जहाँ राजा ही सर्वोच्च हो और लोगों को कई अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसे निरकुश राजशाही या शासन कहते हैं। रूसी साम्राज्य के अधिकांश जनता का आजीविका का साधन क्या था? तो वो कृषि था। आपको पता है भारत का भी कृषि ही है, ज़्यादातर अभी भी कृषि पर बहुत लोग डिपेंड रहते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस के कारीगरों एवं मिल मजदूरों की दशा का वर्णन करो। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस के कारीगर एवं मिल मजदूरों की दशा निम्न थी। किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरों की तरह व्यवस्था थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। और पांचवा था बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार भिन्न थे, वर्णन कीजिए। तो यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। फिर प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार हिसाब से किसानों की ज़मीन बांटी जाती थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। इसके विपरीत रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। तो आप इसे कर लेंगे। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 2 रूसी क्रांति के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।